हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तमस उपन्यास के पात्र परिचय को देखा था। पात्रों का परिचय काफ़ी लंबा है और हमने उसका सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी उसमें प्रस्तुत किया था, तो इसीलिए उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो एक पूरा वीडियो हमारा उसी में हो गया। तो आज हम तमस उपन्यास के जो कथा का सारांश है, तो कथा सारांश देखेंगे और फिर जो एग्ज़ाम में आने वाली जो भी प्रमुख पंक्तियां हैं उसको हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको अंत तक आप इसमें ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट को भी आप सेव करके रख लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही उन लोगों तक शेयर भी कर दीजिए जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और इस उपन्यास को गहराई से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम आरती गुरुकुल में आपको उपन्यास को बिल्कुल गहराई से उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। और मैं जो है पात्रों का परिचय भी मैं पूरे विस्तार से बताती हूँ, साथ ही कहानी का सारांश और प्रमुख पंक्तियाँ भी बहुत सारी रहती है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चलिए अब शुरू करते हैं। कथा का सारांश है जो आपको मैंने बताया था कि ये हिंदू मुस्लिम के दंगे पर आधारित है। और जो आज़ादी के समय, जो भारत के विभाजन के समय जो भी दंगे हुए थे, ये उसी की कहानी। और उस समय लोगों के बीच क्या एक सांप्रदायिकता का एक भूत सवार हो गया था जिसने इंसान को राक्षसों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। इंसानियत बिल्कुल मर चुकी थी लोगों की नज़र में। बस कुछ ही ऐसे थे जो इंसानियत को तो दिखला रहे थे, नहीं तो बाकी ज़्यादातर लोग इंसानियत को समाप्त कर चुके थे और उनके सामने बस मौत नंगी नाच रही थी। तो हम उसी कहानी को भीष्म साहनी जी ने तमस उपन्यास में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से दर्शाया है। तो कथा का सारांश हम देखते हैं। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सूअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सूअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। तो ये 5 रुपए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 5 रुपए दे करके सूअर मरवाता है, क्योंकि एनटीए आजकल ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल, मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड के मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में चारों ओर फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। कहाँ पे संघर्ष होता है? सैयदपुर में। ये सारे नाम जो भी उपन्यास में नाम आते हैं, शहरों के नाम, लोगों के नाम, किसी का उम्र, रुपए, तो ये सब आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों के ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, जो नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य
एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वो हो चुका है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहन बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है और हमारी चालक शक्ति क्रोध, ईर्ष्या की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है और उस माहौल में जहाँ लोग अपने बिछड़े हुए और लापता का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश खोज रहा होता है, जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और वह अपनी पत्नी की लाश इसलिए खोज रहा होता है ताकि उस लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। उसे अपनी पत्नी की लाश की चिंता नहीं होती, बल्कि उन गहनों की ज़्यादा चिंता होती है। वो रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता भी है कि अब घर वाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई वही मेरे साथ भी हुई, पर करे और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूँ, क्यों वीर जी। असल में तमस यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वह मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु जो सभ्यताएं जड़ से उखाड़ देना चाहता है वह भी सिर्फ मानव के बस की ही बात है। मतलब मानव ही है जिसे हम भगवान की सबसे श्रेष्ठतम कृति कहा जाता है। लेकिन जब मुसीबत या कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पर हमें इंसानियत प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इंसानियत कहाँ नज़र आती है, सबसे पिछली सीट पर। ऐसा तमस उपन्यास में दिखलाया गया और यही आज की प्रासंगिकता भी यही है। ये उपन्यास भले ही 1973 में लिखा गया है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी वही है। और उपन्यास की कहानी 1947 की है, लेकिन आज भी धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं। यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का। कांग्रेस मुसलमानों को रहनुमाई नहीं कर सकती, ये महमूद का कथन है। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली एंड अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। ऐसा ये रिचर्ड का कथन है जो कि लीजा को समझाता है। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है, वो उसके होठों पर आसपास खेलती रहती है। ये भी रिचर्ड का कथन है। आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडहरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतना डिंग नहीं मारेगी। ये लीजा का कथन है। हुकूमत करने वाले यही नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो बस यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ये रिचर्ड का कथन है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाता। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। ये रिचर्ड का कथन है जो लीजा को समझा रहा होता है। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। ये रिचर्ड का कथन है। सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें। एक एक कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता हुआ तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत से फेंके जा सकते हैं। ये पुण्यात्मा जी का कथन है। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको
मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करना चाहिए कि वे आपस में लड़े नहीं। ये पादरी हर्बर्ट का कथन है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की ही तरफ मुड़ता है। ये लेखक का कथन है। जो ये उपन्यास में वो लेखक अपनी तरफ से जो पंक्तियाँ लिखते हैं वहाँ पे लेखक का कथन कहा गया है। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं और आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। ये मजदूर आपस में बातें करते हैं। उन्हें लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। ये लीजा के विचार है। लीजा खुद सोचती है ऐसा। ये लीजा के विचार हैं। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने साथियों को ही देख लो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बना कर रखी, ना हमसायों के साथ। ये लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी कहती है। देवदत्त का कथन है, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। जर्नैल का कथन है, साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम की बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। ये उस उपन्यास में कई जगह ये पंक्ति आती है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये पंक्ति देकर पूछ दे कि ये किस उपन्यास की पंक्ति है। तो आपको ये थोड़ा पंजाबी में है, तो आप इसे ज़िंदगी नामा का मत समझिएगा। ये किस उपन्यास की पंक्ति है? तमस। बंतो तेरा रब राखा, सर्वत दा रखा रब राखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? ये हरनाम सिंह का कथन है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव में मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हतुलवसा कोशिश करें कि गांव में फसाद ना हो। सोहन सिंह का कथन है ये। लेखक का ये पूरा कथन है कि अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उसमें इत्तेहाद हो जाती है, तो अंग्रेज की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती है। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों की बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जारों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोक कर मैदान में कूदे थे। ये लेखक का कथन है। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पौ फटने लगी। रात का ऐन्द्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी।
नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुकाटों की महक से लदा हुआ। उसमें एक सफ़ेद फूलों की भांति भीनी भीनी गंध मिली हुई थी, जो इस मौसम में झाड़ियों पर उग आते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बागों में से तोतों का एक झुंड फड़फड़ाता, ची ची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। ये लेखक का कथन है, यानी उस पुस्तक का कथन है, उपन्यास में जो आया है। लेखक का ये भी कथन है, जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंचे। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी जा बैठे थे, जहाँ लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें हवा की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी। ये इस पुस्तक का कथन है और ये यकीन मानिए कि ये बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य रहता है, क्योंकि जब कर्फ्यू लग जाता तो पूरा सन्नाटा हो जाता, लेकिन उसके पहले जो खून खराबा, जो हिंसा हुई थी, तो उसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई थी कि उन सब की लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं था। और बाहर का दृश्य इतना विचलित कर देने वाला था कि कोई भी इंसान, अगर वो इंसान हो तो वो द्रवित हो जाता। लेकिन विडंबना यही थी कि ये सारा काम किसी दैत्य ने या किसी राक्षस ने नहीं किया था, ये सब कुछ इंसानों ने ही किया था। ये एक और लेखक का कथन है, पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलकर बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा है। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। मनोहर लाल का कथन है ये, यहाँ सभी टोरी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ गया था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। ये मनोहर लाल का कथन है। फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। ये बख्शी जी का कथन है। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है, अब तुम्हें और क्या काम करना है? ये लीजा का कथन है जो रिचर्ड से कहती है। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांवों की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। रिलीफ कमेटी का बाबू ये क्या कहता है कि हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ? ये रिलीफ कमेटी का बाबू है, वो कहता है। कश्मीरी लाल का कथन है, बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं, मार ले भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले फिर गर्दन? क्या करूं? कश्मीरी लाल का कथन है। शंकर लाल कहते, गांधी जी ने यह नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। तू खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डट कर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। बख्शी जी का कथन है, तशद्दुद का मतलब होता है आक्रमण। तो ये समझा रहा है कि भले ही तुम अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करो, लेकिन अगर सामने से आक्रमण होता है तो डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाश को इस अनूठे अनुभव में
भाग लेने लगी थी, उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। ये लेखक का कथन है, यानी उपन्यास का कथन है। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की जरूरत होगी। ये भी लेखक का कथन है। हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हुए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। ये लेखक का कथन है। अमन कमेटी का जब मीटिंग होता है तो उस समय ये कहा जाता है। मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हो। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। ये जो अंग्रेज अफसर आता है लूकस साहब, तो ये उसका कथन है। देवदत्त का कथन है। साहिबान, इस तरह कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वाराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। ये फिरका वाराना अनासर, आप इसको अगर आज की लैंग्वेज में हम कहें तो अंधभक्त कह सकते हैं। फिरका परस्ती अंधभक्ति को कहलाता है, और ये पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको आज के दौर में अगर आप समझे तो फिरका वाराना अनासर यानी कि अंधभक्त। यह जरूरी नहीं कि किसको नुमाइंदगी मिले, जरूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने ताकि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफार्म पर से अमन की अपील कर सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ करता है कि जनाब हयात बख्श बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। ये देवदत्त का कथन है। किसको किसको ये प्रश्न भी आ सकता है कि अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट किसको किसको कहने की अपील की गई थी? हयात बख्श बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह, यानी कि एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था? ड्राइवर की सीट के साथ साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कंटीली मूछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। यहाँ पे ये समाप्त होता है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये तमस उपन्यास के जो भी कथानक है और जो इसकी मुख्य पंक्तियाँ हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उपन्यास को गहराई से पढ़ना चाहते हैं और इसको विस्तार से जानना चाहते हैं सभी चीज़ों को, तो उनको आप मेरी क्लास शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे जो भी आप अपनी समस्याएं हैं वो भी आप मैसेज के थ्रू मुझसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद।